नमस्ते। मैं डॉक्टर संपतराम रेगर, आचार्य राजनीति विज्ञान, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का प्रश्न पत्र प्रथम में जो राजनीति विज्ञान के मूल आधार है उसमें उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में डेविड ईस्टन ये मानता है, जो व्यवहारवाद के प्रणेता थे वो ये कहते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति से हमें अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सके, क्योंकि व्यवहारवादी क्रांति के प्रणेता डेविड ईस्टन को माना जाता है। वो ये कहते हैं कि हम व्यवहारवाद में जो क्रांति थी उसमें हम विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सके, अतः हमें उत्तर व्यवहारवाद बनाना होगा। इसमें 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड ईस्टन द्वारा जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रतिपादक थे, प्रेरणता थे, वो व्यवहारवादी की स्थिति पर प्रबल उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने उसका आलोचना की और ये बताया कि व्यवहारवादी जिन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का रूप ले लिया है वो ये मानते हैं कि उनके द्वारा नग्न या प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया। यानी जो हमने शोध किया है वो एक तरह से बेकार शोध किया है, जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, वो क्या क्या साथ लेके चले थे, वैचारिक संरचनाओं और प्रतिमानों यानी मॉडल्स, सिद्धांतों और अधि सिद्धांतों के निर्माण में वो लगे हुए थे। उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया की तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था और वे स्वयं इसके संबंध में सर्वथा अनजान थे कि हमें क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। वे तो प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की शानदार प्रांगणों में अपनी वातानुकूल कक्षों और लाइव पुस्तकालयों में बैठे स्थिरता और इसके साथ साथ स्वामित्व और संतुलन, संरक्षण, प्रतिमानों आदि की तकनीकी समस्याओं और मॉडल्स के निर्माण की प्रवृत्ति में उलझे हुए थे, फंसे हुए थे, केवल वही सोचते रहते थे। और विशेषकर तकनीकों के आधार पर, यानी जो नई नई टेक्निक्स थी उसके आधार पे कभी कभी क्षेत्रीय अनुसंधान, वहाँ की लोकल रिसर्च भी कर लेते थे। तथापि बाहर का समाज विघटन और टूट फूट की स्थिति से गुजर रहा था, जिसमें हम ये कहें कि आणविक अस्त्रों का आतंक, गृहयुद्ध, तानाशाही शासन के अभ्युदय की प्रवृत्ति, इसके साथ ही बढ़ते हुए सामाजिक विभेद आदि की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिनके संबंध में व्यवहारिक राजनीतिज्ञों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर व्यवहारवादियों का ये प्रश्न था कि उस शोध या उस शोध अनुसंधान की उपयोगिता क्या है, जो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, इतना अनुसंधान किया जा रहा है, इतना तकनीकी प्रयोग किया जा रहा है, उसकी उपयोगिता है क्या, ये तो बताइए। तो उसने समाज और राज व्यवस्था के इन तीव्र रोगों, संकटों और समस्याओं के निदान की ओर ध्यान नहीं दिया था। तो इसकी वजह थी और इसी वजह से उत्तर व्यवहारवाद का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। अब हम इसके अभिप्राय की बात करते हैं कि है क्या ये उत्तर व्यवहार, है क्या। तो उत्तर व्यवहारवाद की जब बात आती है तो व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रमाणिक अध्ययन के दौर में, यानी अध्ययन ऐसा होना चाहिए जो प्रमाणिक हो। तो प्रमाणिक अध्ययन के दौर में प्रमाणिकता में अंतर्निहित और प्रमाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तथ्य, मूल्य, यानी प्रमाणिक को कौन प्रभावित करेगा, जो आधारभूत तथ्य मूल्य हैं के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया। यानी सबसे पहले व्यवहारवादियों ने ये गलती की, विश्लेषण की तकनीकी को विश्लेषण वस्तु लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया और जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विश्लेषण को तथाकथित वैज्ञानिकता का एक निश्चित स्तर तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसके निष्कर्षों में प्रासंगिकता और इसके साथ साथ में वैध शाश्वतता का भी अभाव रहा। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर, उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या किया, मूल्यों को समाविष्ट किया, मूल्यों को शामिल किया और शामिल कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यता और शाश्वतता यानी प्रासंगिकता प्रदान करने के समर्थक हैं, उसका समर्थन करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्वों को शिथिलता नहीं चाहते हैं, यानी वैज्ञानिकता रहे उसके साथ साथ में मूल्य सापेक्ष भी या मूल्यों को भी प्राथमिकता होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। बल्कि इसके साथ ही इस अर्थ में भी है कि उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति भी कह सकते हैं,
क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य यानी फैक्ट और मूल्य यानी वैल्यू दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया। डेविड ईस्टन के शब्दों में अगर हम उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की बात करें तो उन्होंने घोर विरोध किया, व्यवहारवाद का घोर विरोध किया, और जिसके कारण राजनीति विज्ञान की प्राकृतिक विज्ञानों की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान के रूप में देने का प्रयास किया गया है। डेविड ईस्टन ये स्पष्ट कहा है, उसने इसके संबंध में ये कहता है डेविड ईस्टन कि यह विरोध परंपरावादियों द्वारा किए गए इस प्रकार के विरोध से भिन्न है, यानी परंपरावादियों का विरोध से ये विरोध भिन्न है। परंपरावादी वैज्ञानिक पद्धति का विरोध करते हैं क्योंकि वे प्राय मनुष्य के व्यवहार में परीक्षण योग्य मान्यताएं खोजने की संभावनाओं को अस्वीकार करते हैं, वो इसको नहीं मानते हैं। उनका मत है कि मानवीय और सामाजिक व्यवहार अद्वितीय घटनाओं से भरा पड़ा है, उनका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता या नहीं हो सकता, और इसके साथ में उत्तर व्यवहारवाद के समर्थक इस परंपरावादी तर्क से सहमत नहीं है, वो ये नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि सामान्यीकरण हो सकता है, मानवीय और समाज के व्यवहार की अद्वितीय घटनाओं का सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये भी मानते हैं कि मानव और सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन न केवल संभव और अपितु आवश्यक या उचित भी है, वो एक भी कहते हैं कि ये उचित है। उत्तर व्यवहारवादी के समर्थकों का कहना है कि यह न केवल शोध किसी भी पद्धति से क्यों न किया गया हो, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना ही चाहिए। इस सिद्धांत को डेविड ईस्टन प्रासंगिकता का सिद्धांत अथवा प्रासंगिक धर्म करके की पुकारता है। प्रासंगिकता का अभाव व्यवहारवादी शोध में लगभग है और परंपरावादी शोध में संभव है। अतः ये अर्थ हुआ कि उत्तर व्यवहारवाद उन सभी व्यवहारवादी और परंपरावादी शोधों की आलोचना है जो प्रासंगिक नहीं है। अतः संक्षेप में उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है, एक सुधार आंदोलन है, एक नई दिशा संकेत है। इसके दो नारे दिए गए हैं, पहला नारा है कर्म, दूसरा है प्रासंगिकता। यह व्यवहार वैज्ञानिकता के से समाज और राज व्यवस्था के तत्कालीन समस्याओं और संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा तक उसके निदान ढूंढने की मांग करता है। उसका मूल मंतव्य सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक और संगतिपूर्ण होना चाहिए। यह उत्तर व्यवहारवाद राज्य वैज्ञानिकों से मूल्य निरपेक्ष और तटस्थ होने के भाव से अलग रह करके अध्ययन कराने के बजाय वो स्वयं अपने समाज और राज्य व्यवस्था के रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है, आगे आने के लिए अवसर देता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षा कर्म करने की ओर से प्रवृत्त किया गया है। अब हम बात करते हैं उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के क्या कारण, ऐसे क्या कारण थे कि उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति आई। उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति की जब बात करते हैं तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता, दिशाहीनता के कारण हुआ, और इसके संबंध में डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने खुद ने ये कहा कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सके, अतः हमें उत्तर व्यवहारवाद बनाना होगा। उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति के उद्भव के कारण है, उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति क्यों आई, उसके उदय के क्या कारण हैं, जो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो यह है कि व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी स्वयं कई व्यवहारवादी इन प्रयासों को अपर्याप्त और अपूर्ण अनुभव करने लगे। दूसरा जो कारण है ये कारण है कि सामाजिक विज्ञान की जो अध्ययन की पद्धतियाँ को प्राकृतिक विज्ञान की तरह लागू करना एक घातक है, क्योंकि समाज और व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। अतः व्यवहारवाद द्वारा किया गया ये विभाजन कृत्रिम है। व्यक्ति का औचित्यपूर्ण व्यवहार और उसकी अचेतन की आकांक्षाएं, विश्वास और भावनाएं अविच्छिन्न है के रूप में जुड़ी हुई हैं। तीसरा जो उदय का कारण है वो यह है कि उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवादी शोध में तथ्य, मूल्य, विच्छिन्नता,
पर बल दिया गया है। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना है, और ये भी बताया गया है कि तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान पर्याप्त माना गया है, क्योंकि इसके तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तुस्थिति यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श की स्थिति नहीं है। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, अतः दोनों का भेद करना कृत्रिम है। ये भी एक कारण है। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक और वैज्ञानिक दोनों के रूपों में ही जीवंत होना चाहिए, और साथ में मूल्यों को नहीं नकारा जाना चाहिए। लास्ट जो कारण है वो यह है कि व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज्य व्यवस्था और विश्व के अनेक संकट और समस्याओं से घिर गए हैं। उदाहरण के तौर पे हम अगर बात करें तो आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में काले घोड़ों का भेद, तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं, प्रवृत्तियां, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट आदि बहुत सारे कारण हैं। किंतु राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा में व्यवहारवादी ने समाज और विश्व मानवता के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा की है, अनदेखी की है। और साथ में ही उत्तर व्यवहारवादियों ने जो प्रश्न उठाए हैं, कुदेरे हैं, वो ये थे कि उच्च तकनीकी पर्याप्तता ही नहीं है। वे समकालीन सामाजिक और राजनीतिक संकटों को समझें। ये थोड़ी है कि आप तकनीकी सहायता, पर्याप्त सहायता कर दे रहे, हम ये कहें कि राजनीतिक विज्ञान को हम वैज्ञानिकता की ओर ले जा रहे हैं और वैज्ञानिकता से इसका काम चल सकता है, क्योंकि ऐसे संकट आते हैं। राजनीतिक संकटों को समझना होगा और उनकी दिशा में समाधान ढूंढना होगा, तभी जाकर के सार्थक सिद्ध हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्या उत्तर व्यवहारवादी परंपरावाद है। तो इसके संबंध में हम ये बात करेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावादी दोनों ही व्यवहारवाद के कटु आलोचक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो एक दूसरे से भिन्न है। दोनों दृष्टिकोणों में मूल अंतर यह है कि परंपरावादी व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को अस्वीकार करता है और राजनीति विज्ञान की शास्त्रीय परंपराओं में अपने विश्वास को दोहराता है। परंपरावादी दृष्टिकोण और उत्तर व्यवहारवादी युग की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए परंतु राजनीति विज्ञान के क्षितिज को नूतन आयाम की दिशा में विस्तृत करने की दिशा में प्रयत्नशील है। डेविड ईस्टन खुद कहता है कि उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान की नवीन दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकारी को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें और भी कुछ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। वह यानी उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया, विकास है न कि अनुरक्षण, भविष्य की दिशा में एक कदम है न कि पीछे हटने की ओर एक प्रवृत्ति है। ये एक आंदोलन भी है और एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। उसे किसी विशेष विचारधारा के साथ जोड़ना गलत है, क्योंकि वो मानता है उसके प्रतिपादकों का ये विचार है और ये दृष्टिकोण देते हैं कि पहले नए सिरे से रूढ़िवादी और कट्टर वामपंथी और विभिन्न प्रकार के जो प्राविधि पद्धतियों को अपनाने वाले कठोर वैज्ञानिक और समर्थक दार्शनिक तरुण और बुजुर्ग हैं। राजनीतिक प्रविधि या व्यय संबंधी सभी असंभाव्य अनेकताओं ने इस समूह को जोड़ने वाली एक भावनात्मक कड़ी है। अर्वाचीन राजनीति विज्ञान शोध की दिशा के संबंध में गहरा असंतोष है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो उत्तर व्यवहारवाद आंदोलन में शुद्ध राजवैज्ञानिक और एक शास्त्रीय विचार दोनों ही शामिल है, किंतु इसे परंपरावादी पुनरुत्थान नहीं समझा जाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद उसे राज व्यवस्था यथास्थिति से उठ करके आगे ले जाना चाहता है। इसमें परंपरावाद की भांति यथास्थिति नहीं है, वरन एक नया स्वरूप उभर रहा है। अब हम इसकी मान्यताओं की बात करते हैं, आधारभूत लक्षणों की बात करते हैं। तो डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बताए। पहला शोध की सार्थकता, दूसरा सार्थकता के साथ साथ में प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस, और दूसरा है क्रियानिष्ठता या कर्म, एक्शन। डेविड ईस्टन इसके संबंध में ये मानता है कि उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं या विशेषताएं उल्लेख की गई हैं, जिन्हें हम प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर के पुकारते हैं। प्रासंगिकता के सिद्धांत क्या है? उत्तर व्यवहारवाद के प्रासंगिकता के सिद्धांत, उसमें पहला है वह है प्रविधि से पूर्वसार। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्य यानी सार वस्तुओं के ऊपर प्रधानता देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि प्रायः तथ्य और तकनीकी दोनों के साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, और ऐसा संभव भी है। तथ्यों को बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्रायः तकनीक के पीछे भागते हैं।
जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उद्देश्य है कि उसके लिए उन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है। उत्तर व्यवहारवादियों की अभिमति में व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण समसामयिक सामाजिक समस्याएं तथ्यों के साथ प्रयोजनात्मक रूप से अपने शोध की कार्य प्रासंगिकता स्थापित करें। दूसरा जो कारण है, सामाजिक परिवर्तन का प्रबल देते हैं। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तन के संबंध में रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई थी। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है और ये भी मानता है कि जाने अनजाने में व्यवहारवादी परिवर्तन में विरोधी हो जाते हैं। परिवर्तन विरोधी व्यवहारवाद के प्रणाली शास्त्र और तकनीकी में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने आप को सीमित रखते हैं। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ में उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वह समझता है कि वो प्रणाली शास्त्र के अनुसार वर्जित है। सामाजिक प्रासंगिकता या तथ्यों के व्यापक संदर्भ में उसको समझना शायद उसके पिरामिड की आवश्यकता के अनुरूप न हो या हो सकता है नैतिक तत्व निहित होने की संभावना न हो। अगले है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा कर संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान से राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता बिल्कुल ही तोड़ लिया था। व्यवहारवादी अन्वेषण लक्ष्य यदि वास्तव में तथ्यों की गहराई तक पहुंचना था तो कैसे संभव माना जा सकता था। राजनीतिक स्थिति यथार्थियों के प्रति अपनी आँख को सर्वथा मूंद रखें। ये संकट का समय है, संकट का युग है, चिंता का युग था। व्यवहारवाद के अमूर्त प्रत्यय और अवधारणाओं में व्यक्ति तथा समाज की व्यापक एवं गंभीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं थी। अणुबम का भय, बढ़ती हुई जनसंख्या, दूषित वातावरण के खतरे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार के भय, भयंकर गरीबी और दूसरों और विपुल संपन्नता में सहअस्तित्व आदि ऐसे संकट जिनके यदि तत्कालीन उपचार नहीं किए जाए तो सारी मानव जाति विनाश हो सकती है। राजनीति शास्त्र का औचित्य उस स्थिति में सर्वमान्य होगा जबकि समाज अन्य विषमताओं और संघर्षों और आकांक्षाओं और संदर्भों में चिंता को उच्च समाधान किए जाएं। इसलिए व्यवहारवाद पर यह आक्षेप है कि शोध स्थिति में असंबद्धता है। उत्तर व्यवहारवाद मूल रूप से उद्देश्य राजनीतिक शास्त्र की मदद करता है ताकि संकट से बचाया जा सकता है। अब आती है बात मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टिकोण से न तो तथ्यात्मक प्रासंगिकता यथार्थ के तटस्थ रहा और नहीं रह सकता है। अतः व्यवहारवादियों को चाहिए कि अपने ज्ञान की सीमाएं पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों को पहचानने जिन पर वह ज्ञान टिका हुआ है, यानी मूल्यों का महत्व दिया है। व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को सर्वथा अस्वीकार करते हुए विज्ञानवाद, जो सबसे बड़ी गलती उन्होंने की है, जिसमें विज्ञानवाद मूल्य निरपेक्षता का दृष्टिकोण पर इतना जोर दिया कि व्यवहारिक दृष्टि से मूल्यों को सर्वथा उपेक्षणीय मान लिया गया। इस स्थिति में राजनीति विज्ञान को नीरस, प्रयोजनहीन बना दिया। अतः मूल्यों की आधारभूत शिला पर ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है और मूल्यों को यदि ज्ञान प्रेरक शक्ति न माना जाए तो सदा ही खतरा बना रहता है। ज्ञान को गलत उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाएगा। राजनीति विज्ञान मूल्यों को बहुत अधिक महत्व है। वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीति का अध्ययन मूल्यों का बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। या यूँ कहें कि उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों के निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है। वो इस बात पर भी बल देते हैं कि यदि ज्ञान का सही प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जाना है तो मूल्यों को उसकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी, उनकी केंद्रीय स्थिति बतानी होगी। अब हम बात करते हैं बुद्धिजीवियों की भूमिका। इसमें ये बताया गया कि राजनीतिक शास्त्रियों को ये याद दिलाना चाहिए कि बुद्धिजीवियों की होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है तो वह अपने उचित भूमिका नहीं निभा सकते, अपने दायित्व से विमुख हो सकते हैं।
सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण से अधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व था। वस्तुनिष्ठ होने के नाते अनुसंधान के नाम पर उनमें बहुत अधिक समय खर्च होता था। राजनीति वैज्ञानिक यदि अपने आप को समाज की समस्याओं से अलग रख सकेंगे तो केवल ऐसे तकनीकीविद यंत्रवादी बनकर के रह जाएंगे, समाज के साथ खिलवाड़ होने लगेगा। अगला है क्रमनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी क्रमनिष्ठ पर बल देते हैं। वे उनका कथन है कि राजनीति विषय में अध्ययनकर्ता को समाज के निर्माण कार्य में रत रहना चाहिए। उनका मानना है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियात्मक नहीं हो सकता है तो वह ज्ञान नहीं है, सार्थक नहीं है। ज्ञान का क्रियात्मक होना चाहिए। और डेविड ईस्टन खुद मानता है कि जानने का अर्थ कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना और कार्यरत होने का अर्थ यह है कि समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि कोरे चिंतन की ओर से उन्मुख ज्ञान के स्थान पर हम प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसी शोध करना चाहिए कि सामाजिक समस्याओं के सुलझाने में योगदान दें। अतः राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान एक्शन साइंस बनाना चाहिए। इसके साथ ही व्यवसाय का राजनीतिकरण। इसमें यह बताया गया कि राज वैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मागर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं रखते। जबकि उत्तर व्यवहारवादी क्योंकि ये मान्यता है कि राजनीतिक शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे कि समाज के उद्देश्यों को सुरक्षित एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जाए। बुद्धिजीवियों के संघ और समुदायों या यूं कहें यहाँ के विश्वविद्यालयों को भी मानवीय मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष मैदान में आना चाहिए और उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य या वांछनीय है। डेविड ईस्टन के संबंध में उत्तर व्यवहार के लक्षणों और दिशाओं को बताता है कि सभी उत्तर व्यवहारवादी इस बात से सहमत हैं, ऐसा नहीं है, या उसमें उपयुक्त विवेचना के आधार पर उत्तर व्यवहारवादी का एक प्रमुख सूत्र का एक कैमरा चित्र प्रस्तुत करने का मात्र प्रयास है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसकी समीक्षा करें तो निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी की कमियों को दूर करने का प्रयास है और साथ ही उसमें बुद्धिजीवियों ने ये अपेक्षा की गई है कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे। उत्तर व्यवहारवादी चाहते हैं कि राजनीति वैज्ञानिक का या अपने ज्ञान की छाप अपने युग के सामाजिक प्रश्नों पर समस्याओं पर अंकित करना अनिवार्य उत्तरदायित्व है। संक्षेप में अगर हम कहें कि उत्तर व्यवहारवाद की अंत्येष्टि करने वाली क्रांति के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद का विस्तार करने वाला एक आंदोलन कहना उचित होगा। और इस वर्तमान समय यानी 1970 में व्यवहारवादियों तथा उत्तर व्यवहारवादियों के जो पारस्परिक विरोध की स्थिति समाप्त हो गई और व्यवहारवादी की इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि राजनीति विज्ञान में अधिकाधिक मात्रा में आणविक अध्ययन परिशुद्धता के परिणाम देने वाली पद्धतियों को अपनाते हुए इसे सही अर्थों में विज्ञान की स्थिति प्रदान करने की चेष्टा भी की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मान लिया गया कि ज्ञान का वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं और जटिलताओं से अलग रहकर नहीं किया जा सकता तथा समस्त राजनीतिक अध्ययन के मूल्यों को केंद्रीय स्थिति प्रदान देनी होगी, केंद्रीय स्थिति प्राप्त करनी होगी। व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी प्रवृत्तियों के बीच उचित समन्वय स्थापित करने पर ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिकता के साथ और सार्थकता के साथ की स्थिति को प्रदान कर सकेगा। धन्यवाद।